हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप हमारे सभी प्यारे प्यारे नर्स एंड डॉक्टर बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, राइट। और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। तो देखिए डियर पेरेंट्स, आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए MPCHO, KGMU, जिम्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेडिकल साइंस, इन सभी के UPSC स्टाफ नर्स एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जिन लोगों ने UPPSC स्टाफ नर्स एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल किया है वो लोग इस क्लास को बिल्कुल मिस ना करें। यहाँ पर आपको बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, राइट। तो आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में, स्पेशल क्लास 2 में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो कि अलग अलग ईयर्स में पूछे गए थे और अलग अलग स्टेट एंड कॉलेजेस के क्वेश्चंस थे, राइट। तो वैसे ही आज भी हम लोग इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं और आज की क्लास है आपकी थर्ड। तो अगर आपने फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास के क्वेश्चंस को मिस किया है तो प्लीज़ गो एंड आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन 25 तक कंप्लीट कर लिया था, राइट। एंड आज उसके नेक्स्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, आई होप आप सभी को विजिबल होगा। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ नर्वस सिस्टम इज, नर्वस सिस्टम का कनेक्टिव टिश्यू क्या है? एडिपोस टिश्यू, न्यूरोग्लिया टिश्यू, एरियोलर टिश्यू या फिर कार्टिलेज। सो हम जानते हैं जो हमारे स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ हैं जिन्हें हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू जनरली 7 टाइप्स की कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। देखेंगे कौन कौन से? एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, बोन कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू एंड लिम्फेटिक कनेक्टिव टिश्यू एंड न्यूरोग्लिया कनेक्टिव टिश्यू। तो ये 7 टाइप्स के हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, जिसमें से आप याद रखेंगे जो ब्लड है ये एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, एंड जो न्यूरोग्लिया है ये भी आपका फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है, राइट। तो इनमें से नर्वस सिस्टम का कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? दैट इज न्यूरोग्लियल कनेक्टिव टिश्यू। नर्वस सिस्टम की बात करें अगर हम, नर्वस सिस्टम नर्व सेल से मिलकर बना है। एक न्यूरॉन है ना, जो न्यूरॉन है ये क्या है? हमारे नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। जो न्यूरोग्लिया सेल्स हैं ये न्यूरोग्लिया सेल्स नर्वस सिस्टम का कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स के बीच एक तरीके की पैकिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जो न्यूरॉन्स हैं इनके बीच पैकिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि नर्वस टिश्यू की तरह, जो कि ये न्यूरोग्लिया सेल्स की तरह वर्क करती हैं, ठीक है। तो इन्हें ये जो है ये ट्रू कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ये क्या होती हैं? इनकी एक ब्रांचिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। ब्रांचिंग प्रोसेस जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू की तरह मान लेते हैं या ये फिर कनेक्टिव टिश्यू की तरह वर्क करते हैं। तो नर्वस सिस्टम में कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट कौन हुआ? दैट इज न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूरोग्लिया। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज आर्बरवाइटी। आर्बरवाइटी क्या है? ग्रुप्स एंड रिजेस ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। फ्लोर ऑफ मेसेनसेफलॉन, 4 डिविजन्स ऑफ ऑप्टिक लोब्स। 4 डिवीजन ऑफ ऑप्टिक लोब्स को हम क्या कहते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। याद है ना सभी को? कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना।
ब्रांचिंग ऑफ ग्रे मैटर इन सेरिब्रल हेमीस्फेयर। तो हम जानते हैं जो आर्बर वाइटी है, आर्बर वाइटी को हम ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारा हाइंड ब्रेन है जहाँ पर सेरिबेलम प्रेजेंट है, तो सेरिबेलम के जो 2 सेरिबेलार हेमीस्फेयर हैं, ठीक है, जो 2 सेरिब्रल हेमीस्फेयर हैं, इनमें जो नर्व सेल्स हैं इनका जो अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से होता है जैसे ये ट्री लाइक दिखाई देते हैं, ठीक है, ट्री लाइक। और इनमें जो ग्रे मैटर है वो इनसाइड यानी कि अंदर की तरफ होता है। सपोज करिए ये हमारी एक नर्व सेल है, ठीक है, जो ये एक्सॉन है, एक्सॉन में क्या प्रेजेंट है, दैट इज माइलिन शीथ, जिससे कि एक्सॉन कैसा है, स्फिंगोमाइलिन का बना है। जो स्फिंगोमाइलिन शीथ है ये व्हाइट अपीयरेंस देती है। और जो ये नर्व सेल का जो साइटोन है यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस की प्रेजेंस के कारण ये ग्रे अपीयरेंस देता है। तो इनका जो अरेंजमेंट होता है हमारे ब्रेन में, ये एक्सॉन्स बाहर की तरफ होते हैं और जो साइटोन है ये अंदर की तरफ होते हैं, इस तरीके से। इसलिए ब्रेन में जो ग्रे मैटर है ना, जो साइटोन बॉडी है ये मिलकर ग्रे मैटर बनाते हैं। तो ग्रे मैटर इनसाइड होता है और जो इनके एक्सॉन्स है ये बाहर की तरफ होते हैं, ये वाइट मैटर बनाते हैं बाहर की तरफ। तो ये वाइट मैटर की जो ब्रांचिंग है ना, जो कि सेरिब्रल हेमीस्फेयर में एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेती है, इसी को हम आर्बर वाइटी कहते हैं, इसी को हम आर्बर वाइटी कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट क्या हो जाएगा, क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी, ब्रांचिंग ऑफ ग्रे मैटर इन सेरिब्रल हेमीस्फेयर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रिसेप्टर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इफेक्टर्स इज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इफेक्टर ऑर्गन्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक की तरह कौन काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखेंगे ये हमारा ऑर्गन्स है ना, इफेक्टिव ऑर्गन्स, जहाँ से सिग्नल्स को लेकर ये हमारे ब्रेन तक जाएगा, ठीक है, सिग्नल्स को लेकर ये हमारे ब्रेन तक जाएगा। तो कौन सिग्नल ले जाएगा, दैट इज एफरेंट न्यूरॉन। हमारे टिश्यूज या ऑर्गन से सिग्नल्स लेकर अफरेंट न्यूरॉन हमारे ब्रेन तक जाएगा और जो ब्रेन है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वहाँ से ये सिग्नल्स को या जो रिस्पॉन्स देगा ब्रेन, उस इंफॉर्मेशन को लेकर ये इफेक्टर ऑर्गन तक इफेक्टर नर्व लेकर आएगी। कौन, इफेक्टर नर्व, राइट। तो इफेक्टर नर्व या इसी को हम मोटर न्यूरॉन कह देते हैं, मोटर न्यूरॉन। एंड जो एफरेंट न्यूरॉन है इसको हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन हमारे अफेक्टेड ऑर्गन्स या पार्ट से सिग्नल्स को लेकर ब्रेन तक जाते हैं, वहाँ पर इसके मैसेज को डिकोडिंग किया जाता है। उसके बाद जो रिस्पांस आता है उस रिस्पांस को लेकर मोटर नर्व इफेक्टर ऑर्गन्स तक आती है। तो ये हमारा इफेक्टर ऑर्गन्स है। तो यहाँ तक मोटर न्यूरॉन्स उस इम्पल्स को, उस सिग्नल्स को, जो मैसेज है उसको लेकर आएगी। जिससे क्या होगा, हम अपना मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या रिलैक्स करेंगे या जो भी वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा वैसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। तो इस पाथवे में, आई होप यू आर अंडरस्टैंड, तो इस पाथवे में कौन सा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हुआ, बताइए, इस पाथवे में कौन सा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हुआ। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तुम्हारा ब्रेन में है ना, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए है ना। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। सो यहाँ पर आप बताएंगे आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इस पाथवे में हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम। वर्टिब्रेट्स यानी कि मैमल्स में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये कहाँ से डेरिवेट होता है? बेसल प्लेट से, ब्लास्टोपोर से, न्यूरल प्लेट से, या फिर नन ऑफ दिस। तो हम सभी लोग जानते हैं जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान न्यूरल प्लेट से डिराइव्ड होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये आपके क्वेश्चन एनिमल फिजियोलॉजी एंड एनिमल एनाटॉमी से लिए गए हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व करें। एंड वीडियो के लास्ट में आप एनालाइज करें कि आपने आज की क्लास में टोटल कितने क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, बाईपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन। बाईपोलर न्यूरॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्निया, कंजक्टिवा, लेंस या फिर रेटिना। तो हम जानते हैं जो जनरली हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स हैं ये यूनिपोलर होते हैं। तो ये हमारी नर्व सेल है, नर्व सेल में ये इसके डेंड्रॉन है ना, ये डेंड्रॉन है और ये इसके डेंड्राइट्स हैं जो कि एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल में हेल्प करते हैं, है ना। एक्शन पोटेंशियल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन एंडिंग से ट्रेवल करता है। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया और इसको हम साइटोन बॉडी कह देते हैं। ये क्या है? न्यूरॉन की सेल बॉडी है जिसे हम साइटोन कहते हैं। ये इसका एक्सॉन है, ये इसका एक्सॉन है। एंड जो न्यूरॉन्स हैं ये माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड दो तरीके के हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर माइलिन शीथ की कवरिंग हो सकती है। माइलिन शीथ को कौन सिंथेसिस करता है, कौन सिक्रीट करता है? तो जो नर्व सेल में जो स्वान सेल्स प्रेजेंट होती हैं ये माइलिन शीथ को सिक्रीट करती हैं। माइलिन शीथ स्फिंगोमाइलिन से बनी होती है, स्फिंगोमाइलिन से बनी होती है जो कि एक प्लाज्मा लिपिड है। क्लियर? जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं उनमें इम्पल्स का ट्रेवल काफ़ी फास्ट होता है। दोनों स्वान सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है इसे नोड ऑफ रनवियर कहते हैं, नोड ऑफ रनवियर। तो ये जनरल बातें हैं और ये एक जनरल न्यूरॉन है, राइट। नर्वस सिस्टम का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? दैट इज न्यूरॉन। लेकिन हमारी बॉडी में बाईपोलर न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये आपको बताना है। बाईपोलर दैट मीन्स साइटोन बॉडी के दोनों तरफ एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हें हम बाईपोलर न्यूरॉन कहते हैं, यानी कि इनमें दोनों तरफ पोलैरिटी होती है। तो बाईपोलर न्यूरॉन हमारी आई में प्रेजेंट होते हैं। आई में भी कहाँ पर? दैट इज रेटिना में। रेटिना किससे मिलकर बनी है? तो देखेंगे रेटिना जो हमारी है ये रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, रॉड सेल्स एंड कोन सेल से मिलकर बनी है। इसके बाद यहाँ पर बाईपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, बाईपोलर न्यूरॉन्स एंड गैंग्लियन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये क्या है? गैंग्लियन। और यहीं से ऑप्टिक नर्व निकलती हैं। ऑप्टिक नर्व जहाँ से लीव इट करती हैं, है ना, रेटिना से जहाँ से ऑप्टिक नर्व लीव इट करती हैं, इस पार्ट को हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, राइट। इसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। यहाँ पर जो ये रेटिना का पोर्शन है जहाँ पर कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स एब्सेंट होती हैं। फिर ये नर्व सेल्स हमारे ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब में चली जाती हैं, फिर वहाँ से जो इम्पल्स आता है ना, उसको एनालाइज करती हैं, तब जाके हमें चीज़ें विजिबल होती हैं, तब हमारी रेटिना पर इमेज बनता है।
जो मैमल्स की रेटिना है ये इन्वर्टेड है, लाइट अगर इस तरफ से फॉल होती है तो फिर इमेज इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनती है, राइट। तो ये जो पूरा पार्ट है इसी को हम रेटिना कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? रेटिना। तुम्हारी रेटिना रॉड एंड कोल सेल से एंड बाइपोलर न्यूरॉन से एंड गैंग्लियन से मिलकर बनी होती है। सो अब आप बता पाएंगे आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, बाइपोलर न्यूरॉन्स हमारी आई की रेटिना में प्रेजेंट होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A mass of cell bodies within the gray matter of brain our spinal cord is। हमारे स्पाइनल या ब्रेन में जो ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है ना, वो ग्रे मैटर क्या है? दैट इज न्यूरॉन सेल बॉडीज का मास होता है। तो वो क्या है, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूरोग्लिया, गैंग्लियन, न्यूक्लियस या फिर साइटॉन। तो देखेंगे, एक बार समझ लेंगे इसको अच्छे से, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। तो अभी हमने बताया था कि हमारे ब्रेन में सेरिबेलार रीजन में जो न्यूरॉन्स हैं इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि इनकी जो सेल बॉडीज़ होती हैं ये एक तरफ आ जाती हैं और जो इनके एक्सॉन्स होते हैं ये एक तरफ आ जाते हैं, इस तरीके से। तो जो इनका साइटॉन या जो इनका साइटॉन बॉडी होती है, सेल बॉडीज़, ये ब्रेन में जो अरेंजमेंट होता है इसमें ये बाहर की तरफ होती है, ठीक है। ब्रेन में ये बाहर की तरफ होती है और जो न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ है जिसे हम साइटॉन कहते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना, और निसेल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यहीं पर आरएनए प्रेजेंट होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही मॉडिफिकेशंस होते हैं। ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में। क्लियर? तो यहाँ पर जो इसका ग्रे मैटर का जो अपीयरेंस होता है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस की प्रेजेंस के कारण यहाँ पर जो अपीयरेंस देखने को मिलेगा, ये पूरा ये ग्रे मैटर जो देखने को मिलेगा ये न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ के मास में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस, इसकी वजह से। और अंदर की तरफ कैसा होगा? अंदर जो होगा इसको हम व्हाइट मैटर कहेंगे, इससे हम क्या कहेंगे? व्हाइट मैटर, क्योंकि एक्सॉन्स में क्या प्रेजेंट है? दैट इज माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ एक स्पिंगोमाइलिन लिपिड है जो कि व्हाइट कलर का अपीयरेंस बनाती है। तो इसलिए अंदर की तरफ जो प्रेजेंट होता है वो व्हाइट मैटर होता है और जो बाहर की तरफ होता है वो ग्रे मैटर होता है इन केस ऑफ ब्रेन। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में इसका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में अंदर की तरफ जो है इनर साइड ग्रे मैटर होता है एंड आउटर साइड व्हाइट मैटर होता है, ठीक है। जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें एच शेप्ड ग्रे मैटर होता है, इस तरीके से एच शेप्ड। क्लियर? एच शेप्ड ग्रे मैटर होता है स्पाइनल कॉर्ड में। तो आउटर साइड में व्हाइट मैटर होता है और इनसाइड ग्रे मैटर होता है इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो ग्रे मैटर है इसकी अपीयरेंस किसके कारण है? न्यूरोग्लियल सेल के कारण, गैंग्लियन सेल के कारण, या फिर न्यूक्लियस की प्रेजेंस के कारण, या फिर साइटॉन की प्रेजेंस के कारण। तो साइटॉन को ही हम सेल बॉडीज कह देते हैं ना, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। एंड अभी हमने आपको बताया कि सेल बॉडी में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसी की प्रेजेंस के कारण जो है ग्रे मैटर दिखाई देता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निसेल्स ग्रेन्यूल्स आर मेड अप ऑफ। जो अभी हमने साइटॉन बनाया था है ना जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट था, इसके साथ साथ यहाँ पर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, इसके प्लाज्मा में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इस ग्रेन्यूल्स स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? निसेल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं। निसेल्स ग्रेन्यूल्स रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही मॉडिफिकेशंस होते हैं, और जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? दैट इज राइबोसोम, है ना। तो यहाँ पर क्या होंगे? ग्रेन्यूल, जो निसेल्स ग्रेन्यूल्स हैं इनमें
राइबोसोम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यहाँ पर आरएनए भी प्रेजेंट होता है, mRNA, राइट। जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, तो यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, है ना, इसके लिए आरएनए भी प्रेजेंट होता है। सो आप देखेंगे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, न्यूक्लियोप्रोटीन, थायमीन, डीएनए या फिर आरएनए। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आरएनए, है ना, मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सेरिब्रल हेमीस्फेयर इन यूथेरियंस आर कनेक्टेड इंटरनली बाई, यूथेरियंस दैट मीन्स मैमल्स की बात हो रही है ना, ह्यूमन बींग्स की। तो ह्यूमन बींग्स में हम जानते हैं, अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिडिल ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में सेरिब्रम प्रेजेंट होता है ना, सेरिब्रम जो कि हमारे ब्रेन का 90% पार्ट ऑक्यूपाई करता है। और सेरिब्रम में 2 लोब होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर जिसे कहते हैं, और ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर दोनों किस स्ट्रक्चर्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ये आपको जनरली बताना है। कार्पस एल्बिकेंस से, कार्पस कैलोसम से, कार्पस लूटियम से, या फिर एक्वीडक्ट ऑफ सेल्विस से, एक्वीडक्ट ऑफ सेल्विस से। बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर हम बात करें कार्पस एल्बिकेंस तो ये मैमल्स में नहीं होता है। कार्पस कैलोसम, कार्पस कैलोसम से सेरिब्रल हेमिस्फेयर के दोनों लोब जॉइंट्स होते हैं, और आप याद रखना ये वेंट्रली होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, वेंट्रली। कार्पस लूटियम ओवरी में है ना, जब जो फॉलिक्यूलर है ना, फॉलिक्यूलर सेल से जब ओवम रिलीज हो जाता है तो जो रेस्ट ऑफ पार्ट बचता है फॉलिक्यूलर सेल्स का, इसी को हम कार्पस लूटियम कहते हैं। एंड इक्वीडक्ट ऑफ सेल्विस की बात करें तो इक्वीडक्ट ऑफ सेल्विस हमारे मिडिल ब्रेन में प्रेजेंट होती है। इसको हम, ये हमारा फोर ब्रेन, ये मिडिल ब्रेन एंड ये हाइंड ब्रेन, तो इसी को हम इक्वीडक्ट ऑफ सेल्विस कहते हैं। नहीं सॉरी, इसको हम ईटर डक्ट कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ईटर, सॉरी इसे हम ईटर कहते हैं। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी, कार्पस कैलोसम। और यही कार्पस कैलोसम मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो कि अदर ऑर्गेनिज्म में नहीं प्रेजेंट होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, पार्किंसंस डिजीज इज ड्यू टू द लॉस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर, किस न्यूरोट्रांसमीटर के लॉस हो जाने की वजह से पार्किंसंस डिजीज हो जाता है, एसिटिलकोलिन, डोपामाइन, नॉर एपिनेफ्रिन या फिर सेरोटोनिन, या फिर सेरोटोनिन। आप आंसर करेंगे, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, पार्किंसंस डिजीज़ एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है जिसमें नर्व सेल्स, जो नर्व सेल्स हैं ये डिजनरेट होने लगती हैं, ठीक है, ये धीरे धीरे जो है सेल्स, ग्रेजुअली ये सेल्स डिजनरेट होने लगती हैं, और ये डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर को प्रोडक्शन नहीं कर पाती हैं। जो ये नर्व सेल्स हैं, हमारे ब्रेन की नर्व सेल्स, ये डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर को प्रोड्यूस करने में एबल नहीं होती हैं, क्योंकि जो सेल्स ही धीरे धीरे डिजनरेट होने लगती हैं, तो फिर प्रॉपर अमाउंट में डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट करने में, चलने फिरने में, मोशन में ये सारे फंक्शंस का लॉस हो जाता है, और इसी को हम पार्किंसंस डिजीज़ कहते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हुआ, डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट के सेंस के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है, एब्डुसेंट नर्व, फेशियल नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व या फिर नन ऑफ द एबव। तो हम जानते हैं टोयल
पेयर क्रेनियल नर्व्स होती हैं, है ना, 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व होती हैं। तो हमारे टेस्ट के लिए इनमें से कौन सी क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, फेशियल नर्व। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? दैट इज ऑप्शन सी, हाइपोग्लोसल नर्व। यहाँ पर आपका करेक्ट होगा हाइपोग्लोसल नर्व। हाइपोग्लोसल नर्व जो है हमारी टंग तक जाती है, टंग तक, और टेस्ट रिसेप्टर भी कहाँ प्रेजेंट है? हमारी टंग में प्रेजेंट है, इसलिए टेस्ट को सेंस करने के लिए हमारी हाइपोग्लोसल नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है। सो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, फेशियल नर्व नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। What are the receptors of touch and pressure, vibration and balance? वाइब्रेशन, बैलेंस, प्रेशर, टच, इसके लिए कौन से रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? थर्मो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर या फिर फोटो रिसेप्टर? तो सभी के नेम से पता है, थर्मो रिसेप्टर टेम्परेचर के लिए, एंड कीमो रिसेप्टर केमिकल के लिए, मैकेनो रिसेप्टर टच, प्रेशर, वाइब्रेशन एंड बैलेंस के लिए, फोटो रिसेप्टर लाइट के लिए, है ना, लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो फोटो रिसेप्टर हमारी रेटिना में प्रेजेंट होते हैं, जो कि विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो यहाँ पर आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मैकेनो रिसेप्टर्स। जो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विजुअल रिसेप्टर? इनमें से कौन सा विजुअल रिसेप्टर है? प्रियो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, एक्सटेरो रिसेप्टर या फिर इंटेरो रिसेप्टर? बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इंटेरो रिसेप्टर विजुअल रिसेप्टर है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे हाइंड ब्रेन में, ऑक्सीपिटल लोब में, ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब में। नेक्स्ट देखेंगे, यूरिनरी ब्लैडर ओपन्स टू एक्सटीरियर थ्रू। यूरिनरी ब्लैडर किस स्ट्रक्चर्स के थ्रू बाहर की तरफ ओपन होता है? पेल्विस, ट्यूब्यूल, यूरेटर या फिर यूरेथ्रा? तो जनरली हम देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर, सपोज करिए ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, और यूरिनरी ब्लैडर की इस ओपनिंग को यूरेथ्रा कहते हैं, यूरेथ्रा। यहाँ पर दोनों ही किडनी से एक एक यूरेटर आते हैं ना, ईच किडनी से एक एक यूरेटर आते हैं, और यूरेटर्स की ओपनिंग यूरिनरी ब्लैडर में होती है, जो कि ये यूरिन को लेकर आते हैं। फिर ये यूरिन को यहाँ पर स्टोर करते हैं। क्लियर? जब ये यूरिनरी ब्लैडर हाफ फिल्ड हो जाता है तो स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल्स भेजते हैं, और हमारा यूरेथ्रा रिलैक्स होता है, जिससे यूरिनरी ब्लैडर हमारा रिलैक्स होता है, और जो यूरेथ्रा है उसके थ्रू हम यूरिन को बाहर पास आउट कर पाते हैं। क्लियर? यूरिनरी ब्लैडर एक ट्रायंगल शेप्ड हॉलो स्ट्रक्चर्स है, जो कि लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। क्लियर? जो कि लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, और एक एडल्ट में ये लगभग 400 ml से 500 ml यूरिन को स्टोर कर सकता है। तो यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन की बात करें तो ये स्टोरेज एंड इम्पटिंग ऑफ यूरिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यूरिनरी ब्लैडर जो है ये यहाँ पर स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, एंड
डेट्राइटस मसल्स प्रेजेंट होती हैं। यूरिनरी ब्लैडर में डेट्राइटस मसल प्रेजेंट होती हैं और ये ट्रांजिट एपिथेलियम सेल्स का बना होता है। इसके अलावा यहाँ पर 4 सरफेस एरिया प्रेजेंट होती हैं। यूरिनरी ब्लैडर में 4 सरफेस एरिया होती हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। सुपीरियर, इन्फीरियर एरिया, ठीक है, सुपीरियर एरिया है ना, जो ऊपर की तरफ है सुपीरियर एरिया, इन्फीरियर एरिया एंड राइट इंटेरोलेटरल एरिया, ठीक है, राइट इंटेरोलेटरल एरिया एंड लेफ्ट इंटेरोलेटरल एरिया। यूरिनरी ब्लैडर में ये 4 एरिया प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? तो अब आप बता पाएंगे कि जो यूरिन ब्लैडर है वो बाहर की तरफ किस ओपनिंग के थ्रू ओपन होता है, तो दैट इज यूरेथ्रा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फंक्शनल एडल्ट गोनैड इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ जेनाइटल रिज। एडल्ट में जो फंक्शनल गोनैड हैं ये जेनाइटल रिज की किस पार्ट से, है ना, जेनाइटल रिज के किस पार्ट से डिराइव्ड होते हैं? प्रीगोनल, एपीगोनल, गोनल या फिर इंडोगोनल। तो हम सभी जानते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो जेनाइटल रिज है जिसे हम प्रीमोर्डियम कहते हैं, प्रीमोर्डियम बाईपोटेंशियल होती है और ये या तो ओवरी या फिर टेस्टिस, दोनों तरीके में से किसी एक तरीके के गोनेड्स का फॉर्मेशन करती है। तो इनमें से ये प्रीमोर्डियम जो है, प्रीमोर्डियम लाइन, ये क्या होती है? दैट इज जेनाइटल रिज का ये गोनल पार्ट होता है। क्लियर? गोनल पार्ट। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, इन मैमल्स टेस्टिस आर फाउंड इन। मैमल्स में टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्क्रोटल सैक, बीडर्स ऑर्गन, इंगुइनल कैनाल, पेयर्स पैचेस। बताइए। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो टेस्टिस हैं ये एब्डोमिनल कैविटीज में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आफ्टर बर्थ या से आफ्टर 7 मंथ, है ना, आफ्टर 7 मंथ ऑफ फीटस, आफ्टर 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, आफ्टर 7 मंथ के बाद जो फीटस है इसमें टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में आ जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में डिसेंड हो जाते हैं बाया इंगुइनल कैनाल। इस इंगुइनल कैनाल की हेल्प से जो एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस थे ड्यूरिंग 7 मंथ, तो ये कहाँ आ जाते हैं? टेस्टिस में स्क्रोटल सैक में आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर एडल्ट की बात करें तो टेस्टिस एडल्ट में कहाँ लोकेटेड होते हैं? दैट इज आउट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी इन सैक, जो आपका स्क्रोटल सैक है इसमें। ठीक है, स्क्रोटल सैक में। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, ओविडक्ट इन मैमल्स। मैमल्स में ओविडक्ट जो है किस डक्ट का मॉडिफिकेशन होती है या यह किस डक्ट से फॉर्म होती है? यूरिनरी डक्ट मॉडिफाइड, यूरिनरी डक्ट ही मॉडिफाइड हो जाती है, या इंगुइनल कैनाल, या फिर वॉल्फियन डक्ट, या फिर मुलेरियन डक्ट। तो फीमेल्स में जो ओविडक्ट होती है ये ओविडक्ट मुलेरियन डक्ट से ड्राइव्ड होती है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन ईच किडनी हैज़ नियरली। ह्यूमन में ईच किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? 10,000 नेफ्रॉन्स, 1 लाख नेफ्रॉन्स, 50,000 नेफ्रॉन्स, या फिर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। तो हम सभी लोग जानते हैं ह्यूमन की किडनी बीम शेप्ड होती है और ईच किडनी में ये किडनी का
कॉर्टेक्स पार्ट है ना, और ये इसका मिडुलरी पार्ट है, और ये इसकी मिडुलरी पिरामिड है, और यही इसी रीजन्स में क्या है, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक आपका एक नेफ्रॉन यहाँ पर हमने दिखाया है ना। नेफ्रॉन में क्या है, ये दैट इज ग्लोम्युरल कैप्सूल्स है ना। फिर इसकी डीसीटी है ना, डिस्टल, हाँ तो देखिए ये हमने एक नेफ्रॉन बनाया है ना, ये क्या है, दैट इज बाउमेन कैप्सूल। ये आपका पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेलन लूप, एंड ये आपका हेलन ऑफ लूप, ये असेंडिंग हेलन ऑफ लूप, और ये आपका डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये सीटी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। क्लियर, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो इस तरीके के है ना, जो ये हमने एक नेफ्रॉन्स बनाया है, इस तरीके के नेफ्रॉन्स ईच किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कितने, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनल्स लूप एंड मेजर पोर्शन ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आर सिचुएटेड इन द। हेनल्स लूप है एंड जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है ना, इसका मेजर पार्ट कहाँ सिचुएटेड होता है, कॉर्टेक्स रीजन में, मिड्यूला में, पेल्विस में, या फिर पिरामिड में, बताइए। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेड्यूला रीजन में। जो कैप्सूल है, डीसीटी है और पीसीटी है, ठीक है, एक बार देखेंगे, ये आपका कॉर्टेक्स रीजन है, ये आपका कॉर्टेक्स रीजन है, और ये आपका मेड्यूलरी रीजन है, ठीक है, ये क्या है, मेड्यूला है। तो यहाँ पर जो नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। ये इसका बाउमेन कैप्सूल हो गया है ना, ये, और इसका ये पीसीटी, एंड ये इसका हेलन लूप, फिर इसका डीसीटी, एंड ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो लूप ऑफ हेलन जो है एंड जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, ये कहाँ प्रेजेंट है, मेड्यूलरी रीजन में। तो इनका मोस्ट ऑफ पोर्शन जो है मेड्यूला में प्रेजेंट होता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेड्यूला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अगला क्वेश्चन है, डक्टलेस ग्लैंड्स प्रोड्यूसिंग इनहिबिटिंग केमिकल्स आर। डक्टलेस ग्लैंड कौन सी हैं जो कि इनहिबिटिंग केमिकल्स को सिक्रीट करती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, रिसेप्टर्स, इंडोक्राइन ग्लैंड, या फिर कैलोन। सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड कैसी होती हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड हो सकती हैं, और ये इनहिबिटिंग केमिकल्स को सिक्रीट कर सकती हैं। कई तरीके की इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि इनहिबिटिंग केमिकल्स को भी सिक्रीट कर सकती हैं, हार्मोन्स को, ये सारी चीज़ें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मास्टर ऑफ इंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा इज। अच्छा, मास्टर ऑफ इंडोक्राइन किस ग्लैंड को कहते हैं, थायराइड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को, हाइपोथैलेमस, या फिर थैलेमस, बताइए। सो हम सभी जानते हैं मास्टर ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं, दैट इज पिट्यूटरी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरॉक्सिन इज अ थायरॉक्सिन हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट किया जाता है, तो इसका नेचर कैसा है, फिनोलिक हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन, प्रोटीनीसियस हार्मोन, या फिर फैटी एसिड। तो थायरॉक्सिन हार्मोन कैसा है, प्लीज़ आप आंसर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये टेस्ट आपके लिए है ना। आप इसको सॉल्व करेंगे और एनालाइज करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस राइट किए हैं। सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, फेनोलिक हार्मोन। थायरॉक्सिन एक फेनोलिक हार्मोन है। नेक्स्ट, प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रीटेड बाय।
जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है इसको कौन सिक्रीट करता है? कार्पस लूटियम, प्लेसेंटा, बाय यंग फॉलिकल्स, बोथ ए एंड बी। तो फीमेल में अगर बात करें तो फीमेल में प्रोजेस्टेरॉन को कार्पस लूटियम सिक्रीट करता है। कार्पस लूटियम जब मेच्योर फॉलिकल सेल से ओवम रिलीज हो जाता है, राइट, ओवम रिलीज हो जाता है और ये रप्चर्ड जो फॉलिकल सेल्स होती हैं इन्हीं को हम कार्पस लूटियम कहने लगते हैं। और अगर जो ये ओवम है, जो ओवम रिलीज हुआ है, ये अगर फर्टिलाइज हो जाता है और प्रेगनेंसी कंसीव करता है तो फिर जो प्रोजेस्टेरॉन है ये इसकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना। जो ये एम्ब्रियो बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो एम्ब्रियो बनेगा इसके इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा। तो ये सारे फंक्शंस है प्रोजेस्टेरॉन के, और प्रोजेस्टेरॉन कार्पस लूटियम से सिक्रीट होता है। और इसके साथ साथ आप याद रखना प्लेसेंटा से भी जो है प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जो प्लेसेंटा है ये भी प्रेगनेंसी को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल बाय, सभी को पता है और एक जनरल क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन से हार्मोन कंट्रोल करते हैं? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन्स या फिर एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरॉन। बताइए यहाँ पर करेक्ट क्या होगा? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए दो मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन है, दैट इज एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरॉन। अगर यहीं पर हम बात करें ओव्यूलेशन के लिए, तो ओव्यूलेशन कराने के लिए कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? दैट इज गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जो कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए मेन ओव्यूलेटरी हार्मोन क्या है, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन मैमल्स द प्लेसेंटा सिक्रीट्स अ हार्मोन। प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ और क्या सिक्रीट करता है? रिलैक्सिन, इंसुलिन, टॉक्सिन या फिर पेप्सिन। तो जो प्लेसेंटा है ये जेस्टेशनल पीरियड के दौरान, है ना, जो प्लेसेंटा है ये एक आप कह सकते हैं एक टेम्परेरी ऑर्गन्स है जो कि जेस्टेशनल पीरियड के दौरान डेवलपमेंट होता है ना। एंड जो प्लेसेंटा है ये दो तरीके के टिश्यूज से बना होता है, मैटरनल टिश्यू एंड फीटल टिश्यू। तो फीटल टिश्यू में किससे बना होता है? दैट इज कोरियन से। एंड मैटरनल टिश्यू में ये इंडोमेट्रियम की डेसिडुअस सेल से बना होता है। इसीलिए जो मैमल्स का प्लेसेंटा है ये हीमोकोरियोनिक प्लेसेंटा होता है। करेक्ट? तो जब लगभग जेस्टेशंस के 9 मंथ कंप्लीट होने वाले होते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी, उस समय रिलैक्सिन हार्मोन को प्लेसेंटा सिक्रीट करता है जो कि ये डिलीवरी में हेल्प करता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा? ऑप्शन ए, रिलैक्सिन। राइट? अगर प्लेसेंटा की फंक्शंस की बात करें तो ये मैटरनल एंड फीटल ब्लड, है ना, मैटरनल एंड फीटल ब्लड में न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कार्पस लूटियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। कार्पस लूटियम किसकी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रोजेस्टेरॉन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर लैक्टोजेनिक हार्मोन। बताइए यहाँ क्या करेक्ट होगा? तो जस्ट अभी हमने आपको बताया दैट इज कार्पस लूटियम जो कि प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो डियर एस्पायरेंट्स आज की क्लास के ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस
50 क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में इसके जो रेस्ट ऑफ हमारे पास क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपने इस सारे के सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर आते थे, सारे क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए होंगे। क्लियर? तो ऐसे ही आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए इन क्वेश्चंस की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिएगा।